Good morning students, we are going to start our exercise of chapter 4 heredity and evolution. Okay, first question, a Mendelian experiment considered of breeding tall pea plants bearing violet flower with the short pea plant bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that genetic makeup of the tall parent can be depicted as. Okay, आपको ये क्लियर आउट करना है कि जेनेटिक यानी जीनोटिपिक कंडीशन, जीनोटाइपिक कंडीशन इसका क्या होगा. ओके, दैट विल बी द सी, दैट इज टी टी, capital T, small t or capital W. Okay, that will be the it will be depicted. The genetic makeup of the tall parent can be depicted as capital T, small t, capital W. Okay, since all the progeny bore violet color flower, okay, it means the tall plant having violet flower has WW genotype for violet flower color. Since the progeny is both tall and short, the parent plant was not pure. Okay, it means ये प्योर नहीं था, इसलिए इसको कैसे शो करेंगे स्मॉल टी में. ओके, दोनों को जब आप लिखेंगे तो उसको किस तरीके से शो आउट करेंगे. दैट विल बी कैपिटल टी, दैट इज योर सी का क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा आपका. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, एन एग्जांपल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन. होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल क्या है. दैट इज बी नंबर, आवर टीथ एंड एलिफेंट टस्क. ओके, एलिफेंट का जो साइड में जो टीथ निकला होता है बाहर की ओर, वो और हमारा टीथ, ये दोनों क्या है, होमोलोगस ऑर्गन्स कहे जाते हैं. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, in evolutionary term we have more in common with. okay, evolutionary term में हम किससे हमारा कॉमन स्ट्रक्चर मिलता है. अ चाइनीज स्कूल बॉय, ओके, अ चिंपैंजी, अ स्पाइडर, अ बैक्टीरियम. यानी कौन जो एक जैसे दिखते हैं वो चाइनीज बॉय होते हैं. इन इवोल्यूशनरी टर्म वी हैव मोर इन कॉमन विद द चाइनीज स्कूल बॉय. चाइनीज स्कूल बॉय में जब आप देखेंगे बच्चों को तो वो मैक्सिमम एक ही जैसे दिखते हैं. ओके, now fourth question is that a study found that the children with light colored eyes are likely to have parent with light colored eyes. On the basis we can say anything about whether the light color eye trait is dominant or recessive, why or why not. okay, आपको ये चीज़ क्लियर आउट करना है कि लाइट कलर आईज जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है और क्यों है. ओके, लेट अस एज्यूम दैट चिल्ड्रेन विद लाइट कलर्ड आईज कैन ईदर LL और LI और I small l genotype. If the children have double L, capital double L genotype, then their parents will also have the genotype of capital L. okay, then there will be LL. okay, then if the children with light colored eyes have small l genotype, then their parents will have also small l genotype. okay, यानी अगर लाइट कलर आई है और उसका जीनोटाइप अगर स्मॉल एल है तो पेरेंट में भी वही होंगे. ओके, therefore it can be concluded whether light eye color is dominant or recessive. okay, या तो वो डोमिनेंट होगा, whether light color is dominant or recessive, या तो वो डोमिनेंट होगा या recessive होगा. now fifth question is that how are the areas of study evolution and classification interlinked. okay, यानी इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन एक दूसरे से
इंटरलिंक्ड कैसे हैं? क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू फॉर्म ऑफ अ सिस्टम बेस्ड ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। यानी क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि सिमिलरिटी, डिसिमिलरिटी, इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के आधार पर रिवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। टू स्पेसीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड इफ दे हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। अगर दोनों में, दो स्पेसीज में बहुत सी चीज़ें अगर कॉमन मिल रही हैं तो वो एक ही स्पेसीज में रखी जाएंगी। एंड इफ टू स्पेसीज आर मोर क्लोजली कॉमन रिलेटेड इट मीन्स दे हैव मोर रिलेंट एंसेस्टर्स। यानी अगर ये दो से अधिक में भी हमको ये ऐसा देखने को मिल रहा है तो ये हम कह सकते हैं कि ये इनके एंसेस्टर एक ही रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली अ ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड एंड दे हैव अ रिसेंट कॉमन एंसेस्टर दैट इज़ देयर पेरेंट। ओके, आप देखते हैं कि कॉमन तौर पे देखा जाए तो भाई और बहन एक दूसरे जैसे मिलते जुलते दिखते हैं। अ ब्रदर and his cousin are also related but less than sister and her brother। यानी जो उसके कजिन होते हैं वो भी उनसे थोड़ी मैचिंग उनकी होती है लेकिन काफ़ी कम मिलते जुलते रहते हैं। दिस इज बिकॉज द ब्रदर एंड हिज कजिन हैव द कॉमन एंसेस्टर दैट इज देयर ग्रैंड पेरेंट इन सेकेंड जनरेशन वेयर एज द पेरेंट्स वर फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। ओके, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो सिचुएशन रही है उसमें ग्रैंड पेरेंट उन दोनों लोगों के एक ही रहे हैं। ओके, विथ सब्सिक्वेंट जनरेशन द वेरिएशन मेक ऑर्गेनिज्म मोर डिफरेंट दैन दियर एंसेस्टर। और जैसे ही नेक्स्ट जनरेशन आती है तो वो अपने एंसेस्टर से वो थोड़े अलग दिखने लगते हैं क्योंकि उसमें वेरिएशन होने लगता है। वेरिएशन के कारण ऐसा हो रहा है। द डिस्कशन क्लियरली प्रूव दैट we classify organism according to their resemblance which is similar to creating an evolutionary tree। okay, एक दूसरे से मिलने के कारण ये सभी इवोल्यूशनरी ट्री क्रिएट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सभी एक दूसरे से मैचिंग जैसा दिख रहा है। मतलब जैसे दादाजी, फिर फादर, फिर उनके ऑफस्प्रिंग्स, क्योंकि ये सभी एक इवोल्यूशनरी ट्री मतलब एक ही ब्रांचेस से अगर देखा जाए तो उनके एंसेस्टर्स एक ही होने के कारण ऐसा हो रहा है। नाउ 6th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म एनालॉगी एंड होमोलॉगी ऑर्गन्स विद एग्जांपल। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यू कैन डिफाइन इट वेरी इजीली। होमोलोगस ऑर्गन आर सिमिलर इन ओरिजिन। ओके, जो उसका ओरिजिनेशन अगर देखा जाए तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होता है बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, लेकिन उसका काम अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स लुक डिफरेंट स्ट्रक्चर बट देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर इज सिमिलर। मतलब अगर उनके स्केलेटन का अध्ययन किया जाए तो वो सेम होते हैं, लेकिन बर्ड का जो होता है उड़ने के काम आता है, ह्यूमन बीइंग का उनका अदर वर्क के लिए काम आता है। ओके, इट मीन्स their origin is similar but functions are different. The wings help in flight whereas human forelimb help in various activities. Okay, now analogous organs of the other hand have different origin। यानी उनकी जो उत्पत्ति होती है वो विभिन्न होती है। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर उसका अगर देखेंगे ऑर्गन का तो वो डिफरेंट होगा, लेकिन बट दे परफॉर्म द सिमिलर फंक्शन। ओके, जैसे विंग ऑफ बर्ड्स, विंग ऑफ बैट एंड डिफरेंट इंसेक्ट्स। ये इंटरनल स्ट्रक्चर इनका जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन काम सभी का क्या है, उड़ने में मदद करना। ओके, दे आर क्लोजली रिलेटेड विद देम। इफ वी केयरफुली लुक एट दीज स्ट्रक्चर देन वी विल फाइंड दैट द विंग्स ऑफ अ बैट जस्ट the fold of skin that are stretched between its fingers, whereas the wings of birds are present all along the arm। okay, जो आर्म में पूरा फैला होता है और इसमें स्किन जैसा दिखता है फिंगर। ओके, therefore these organs are analogous organs। okay, now our 7th question, outline a project which aims to find the dominant coat color of a dog। ओके, आइए देखते हैं। आपको एक आउटलाइन बना करके प्रोजेक्ट इसको क्लियर करना है कि डोमिनेंट कोट कलर एक डॉग का क्लियर करना है। यानी उसका जो ऊपर का कलर है
उसको क्लैरिफाई करना है। डॉग्स हैव अ वैरायटी ऑफ जीन्स दैट गवर्न कोट कलर, यानी उसके ऊपर का जो रंग होता है, डॉग्स में डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं, कुछ ब्राउन है, कुछ ब्लैक हैं, कुछ जो होते हैं ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर होते हैं। देयर आर एटलीस्ट 11 आइडेंटिफाइड जीन सीरीज, ओके, 11 इसको आइडेंटिफाइड किया गया है। द इन्फ्लुएंस coat color in dog, okay, a dog inherit one gene from each of its parent and the dominant gene get expressed in the phenotype. For example, in the B series a dog can be genetically black or brown, okay, इसको यहाँ पे डबल B दिखाया गया है। Let us assume that the parent of homozygous black that is capital B, and the parent of heterozygous homozygous that is your small b, okay, दोनों प्योर आपकी वेराइटीज़ हैं। जब इसमें क्रॉस होता है तो देन व्हाट विल बी द ऑफस्प्रिंग? इन दिस केस ऑल द ऑफस्प्रिंग विल बी हेट्रोजाइगस, यानी जितने भी इनके बच्चे होंगे वो हेट्रोजाइगस होंगे, इनमें दोनों की क्वालिटी उपलब्ध होगी, ओके। सिंस ब्लैक इज बी दैट इज डोमिनेंट एंड ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक, हाउएवर देन दे विल हैव बोथ बी एंड स्मॉल बी एलील, यानी इनमें दोनों का जीन्स अवेलेबल होगा। इफ सच हेट्रोजाइगस पप्स आर क्रॉस्ड, ओके, अब दोनों में जब बी वाले जब होंगे तो इनको स्मॉल बी और कैपिटल बी वाले, तो जब इनको जब क्रॉस कराया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा? देन इफ सच हेट्रोजाइगस पप्स आर क्रॉस दे विल प्रोड्यूस 25% होमोजाइगस ब्लैक, ओके, मतलब यहाँ पर 1:2:1 का रेशियो होगा। एक तो आपका होमोजाइगस ब्लैक होगा प्योर, देन 50% हेट्रोजाइगस जिसमें कैपिटल बी स्मॉल बी का मिक्स होगा, यानी वो हाइब्रिड होंगे, एंड 25% दैट इज होमोजाइगस दैट इज ब्राउन, यानी वो ऑफस्प्रिंग उनका क्या होगा? वो ब्राउन होने की संभावना होगी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल इन डिसाइडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए फॉसिल्स का क्या इंपॉर्टेंस है? फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट वंस एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ। फॉसिल्स क्या हैं? किसी समय उस टाइप के ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर रहा करते थे, उसका एक अवशेष होता है, ओके। दे रिप्रेजेंट द एंसेस्टर्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड दैट आर एलिव टुडे। दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाय रिवीलिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स and the changes that have occurred in these organisms to give rise to the present organism. Let us explain the importance of fossil in deciding evolutionary history with the help of following examples. आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी उसमें आप क्या देखते हैं कि कोई भी एक न्यू जनरेशन अगर क्रिएट हुआ है तो उसके अगर पास्ट में जाएंगे तो कई ऐसी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगी जिसका चेंज का परिणाम स्वरूप आज उसका करंट ऑर्गेनिज्म होगा। अराउंड 100 मिलियंस ईयर्स एगो सम इनवर्टिब्रेट्स डाइड वर बरीड इन द सॉयल इन दैट एरिया, यानी एक एरिया की बात कही जा रही है जहाँ पर कि 100 मिलियन पहले कुछ इन्वर्टिब्रेट्स जो थे वो मरने के बाद मिट्टी के नीचे दब गए थे। मोर सेडिमेंट एक्यूमुलेटेड ऑन टॉप ऑफ टर्निंग इट इनटू सेडिमेंट्री रॉक, और उसके बाद उस पर इतनी अधिक सेडिमेंटेशन हो गया, सिल्टिंग हो गई, जिससे कि सेडिमेंट्री रॉक बन गया। एट द सेम प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स सम डायनासोर्स डाइड, और उसी प्लेस पर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले डायनासोर्स भी डेड हुए थे। देयर बॉडीज वर बरीड ऑन द टॉप ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, वो भी सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर वो भी बरीड हुए थे। द मड कंटेनिंग डायनासोर ऑल्सो टर्न इनटू अ रॉक, और जो डायनासोर अवेलेबल था वो भी किस में बदल गया था? रॉक में बदल गया था। देन मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर सम हॉर्स लाइक क्रिएचर्स डाइड ऑन द एरिया गॉट फॉसिलाइज्ड इन द रॉक एबव द डायनासोर, ओके। और डायनासोर के ऊपर वाले पार्ट में भी फिर वहाँ पर ये हुआ कि हॉर्स लाइक एनिमल वो भी बरीड हुआ था।
Some time later, due to soil erosion or flood in that area, the rocks containing horse-like fossil are exposed. Okay, horse-like जो structure दिख रहा था वो expose हो गया किसी natural phenomena के कारण. If that area is excavated deeper, then the dinosaur and invertebrate fossil can also be found. Okay, अब यहाँ वहाँ पर अगर उसको डीपली डग किया जाएगा तो बाकी जो दो हैं वो भी मिल जाएंगे. ओके, बाय द डिगिंग दिस दैट एरिया साइंटिस्ट कैन ईजिली प्रेडिक्ट दैट हॉर्स लाइक एनिमल्स इवॉल्व लेटर देन डायनासोर एंड देन इन्वर्टिब्रेट्स. यानी इस तरीके से आप क्या कर सकेंगे कि सिस्टमेटिक धीरे धीरे एक एक ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है. दस द एबव example suggests that fossils found closer to the surface on the earth are the most recent one that fossil present in the deeper layer. Okay, जो ऊपर पाया जा रहा है वो ऑर्गेनिज्म ये लेटेस्ट है और जो सबसे नीचे है वो बाद में पाया जा रहा है. इस बात को यह सर्टिफाई कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ 9th क्वेश्चन, दैट इज योर what evidence do we have for the origin of the life form inanimate matter. ओके, लाइफ फॉर्म कैसे किस तरीके से लाइफ का ओरिजिन हुआ था इसी को क्लैरिफाई करना है. उसके लिए क्या एविडेंस है. अब ब्रिटिश साइंटिस्ट हेल्डेन, इसको मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल किया था, सजेस्ट दैट लाइफ ओरिजिनेटेड फॉर द सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ही बिलीव्ड दैट व्हेन द अर्थ वाज फॉर्म्ड इट वाज अ हॉट गैसियस मास containing elements such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide, carbon and hydrogen, etc. These elements combined with the molecule like water, carbon dioxide, methane, ammonia. Okay, यहाँ पर ये बातें बोली जा रही है कि पहले अर्थ क्या था, एक गैस हॉट गैसियस मास था. बाद में क्या हो जाता है कि जिस पर एलिमेंट्स यानी एलिमेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन ये अवेलेबल थे, फिर ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल ये क्या बना लेते हैं, ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन बना लेते हैं और अमोनिया बना लेते हैं. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर स्लोली द अर्थ सरफेस कूल्ड एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंटरेक्टेड विद वन अनदर इन वाटर टू फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सच एज शुगर. ओके, जैसे जैसे ये पानी में कलेक्ट हुए और पृथ्वी ठंडा होती गई तो ये एक दूसरे के करीब में अट्रैक्ट होते गए और ये फिर ये धीरे धीरे शुगर्स, फैटी एसिड, अमीनो एसिड के रूप में ये कलेक्ट होने लगे. द एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय द सोलर रेडिएशन, लाइटिंग एंड वॉल्केनिक इरप्शन. ये सब किससे क्लियर होते रहा, उनको एनर्जी कैसे मिलती रही, सोलर रेडिएशन, लाइटनिंग और वॉल्केनिक इरप्शन से ऐसा होते रहा. ओके, दिस वाज प्रूव्ड बाय स्टैनले मिलर एंड Harold C. Urey in 1953. They took the mixture of water, methane, ammonia, hydrogen gas in a chamber. Sparks were passed through this mixture using two elements. After 1 week, 15% of carbon and methane was converted into amino acid and sugar. ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड और शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं. These organic molecules are polymerized and assembled to form protein molecules that gave rise to life on the earth. Okay, ये सभी पॉलीमराइज हो करके वो क्या बना लेते हैं, अर्थ पर लाइफ को ये लाइफ को क्रिएट कर देते हैं. ओके, दैट इज द experiment of Miller which is shown with the help of diagram here. Okay, now next question, that is 10th. Explain how sexual reproduction give rise to more variation than asexual reproduction. How does the effect of evolution of those organisms that reproduce sexually. Okay, यहाँ पे कहने का मेन मतलब यहाँ पे ये क्लियर करना है आपको कि सबसे अधिक वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है एसेक्सुअल की तुलना में. ओके, हाउ डज इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. ओके, तो इवोल्यूशन के चांसेस और न्यू वेराइटीज़ के क्रिएट होने के सबसे अधिक असर कैसे इनका पड़ता है. ओके, in sexual reproduction two individuals having different variation combine their DNA to give rise
टू अ न्यू इंडिविजुअल। सिंपल सी बात है, दो अलग अलग डीएनए कंबाइन हो रहे हैं, दो अलग अलग डीएनए होंगे तो डीएनए की कॉपी होते समय वेरिएशन भी इसमें डबल हुआ। अब क्या होगा, therefore sexual reproduction allows more variation, whereas in asexual reproduction chance of variation can only occur when the copying of DNA is not accurate. okay, तभी होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब डीएनए की कॉपी एक्यूरेट कॉपी नहीं हो पाती है किसी रीजन से। ओके, एडिशनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलाउ वेरी लेस वेरिएशन बिकॉज इफ देयर आर मोर वेरिएशन then the resultant DNA will not be able to survive inside the inherited cellular apparatus. Okay. However, in sexual reproduction, more variations are allowed and resultant DNA is also able to survive, thus making the variations viable. क्योंकि देखिए अगर उसमें डीएनए में अधिक वेरिएशन हो जाता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन वो सेल सर्वाइव नहीं हो पाएगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग डीएनए होते हैं, इसलिए यहाँ पर वेरिएबिलिटी होने के बाद भी ये सर्वाइव करने में एबल होते हैं। वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, वेरिएशन हेल्प द स्पेशीज टू सर्वाइव इन ऑल कंडीशंस। वेरिएशन के कारण हर एक कंडीशन में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करने के योग्य बनते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज हीट, लाइट, पेस्ट एंड फूड अवेलेबिलिटी कैन चेंज सडनली सच एट ओनली वन प्लेस एट द टाइम। ओनली दोज वेरिएशंस रेजिस्टेंट to those conditions would be able to survive. This will slowly lead to the evolution of a better adapted species. Thus, variation help in the evolution of sexually reproducing organisms. Okay. Now, 11th question. That question: how is equal genetic contribution of male and female parent ensured in the progeny? Okay. आइए देखते हैं ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, उसी को यहाँ पे कंफर्म करने की बातें बोली जा रही हैं। इन ह्यूमन बीइंग एवरी सोमेटिक सेल ऑफ द बॉडी कंटेन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम एज वी नो। आउट ऑफ 23 पेयर, फर्स्ट 22 पेयर आर नोन एज ऑटोसोम, जो कि फिजिकल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में मदद करते हैं। रिमेनिंग वन पेयर इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम एंड इट रिप्रेजेंट्स एज एक्स एंड वाई, और ये सेक्स डिटर्मिनेशन में ये हेल्प करते हैं। फीमेल्स हैव 2 X chromosomes, male have XY chromosomes. The gamete receives half of chromosomes. Therefore, male gamete have 22 autosomes and either X or Y. Okay. The female gamete, one of the other hand, also have 22 autosomes and X chromosomes. During reproduction, the male and female gamete fuse. Thus, the progeny receive 22 autosomes and 1 X or Y chromosomes from male parent and 22 autosome and 1 X chromosome from the female parent, and like this the sex is determined. Okay, like this you can see here, that is your 22 pair of autosome of male father and 22 of mother. Okay, then after there will be XY, and in the gamete formation that will be XX chromosome and XY chromosomes. Okay. Now our last question, that is 12th question, is that only variations that confer the advantage of an individual organism will survive in a population. Do you agree with the statement? Why or why not? Only variations can confer an advantage to an individual organism will survive, यानी जिसमें वेरिएशन अधिक होगा वही सर्वाइव करेंगे। ओके, क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसको क्लियर कीजिए, क्यों या क्यों नहीं। इन स्पेसीज वेरिएशंस दैट ऑफर सर्वाइवल एडवांटेज आर नेचुरली सेलेक्टेड। ओके, वेरिएशन होता है जिसके कारण नेचुरली सर्वाइवल के नेचुरल सिलेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इंडिविजुअल एडजस्ट टू देयर इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज सेलेक्टेड वेरिएशंस एंड कंसिक्वेंटली दीज वेरिएशंस आर पास्ड ऑन टू देयर प्रोजेनी। ओके,
सर्वाइवल के बाद उसमें क्या हो जाता है कि वो उस कैरेक्टर को वो नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस नेचुरल सिलेक्शन, और इस नेचुरल सिलेक्शन के कारण ये ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन के कारण नए ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो जाता है। हाउएवर देयर कैन बी सम अदर वेरिएशंस, कुछ अदर वेरिएशंस भी हो सकते हैं विच डू नॉट ऑफर एनी सर्वाइवल एडवांटेज, ओके, जिनके कारण कोई सर्वाइवल के एडवांटेज होने के कोई चांसेस नहीं बनते हैं। एंड एराइज ओनली एक्सीडेंटली, जो कि एक्सीडेंटली ऐसे होते हैं, जैसा कि उसमें आपने एलिफेंट के बारे में आपने पढ़ा था, ओके। और इसके साथ साथ एलिफेंट ने पैर रखा तो मैक्सिमम जो थे वो उनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक्सीडेंटली प्रॉब्लम थी। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में वहाँ पर जैसा था कि ग्रीन और रेड वाली मैटर थी, जिसमें कि क्रो क्या हो जाता है, क्रो रेड को अधिक खाते हैं, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा सिस्टम हुआ था कि बीटल एक क्रिएट हुआ था जो ग्रीन कलर का था, क्योंकि वो आपके लीव्स में ग्रीन कलर होने के कारण वो देख नहीं पा रहा था, इसलिए इनकी जो वैरायटी थी वो नेचुरल सिलेक्शन के कारण वो क्या हो पाई, खुद को प्रोटेक्ट कर पाई। लेकिन एक्सीडेंटली जब वो दबकर मर गए तो उस दशा में क्या हुआ, कुछ न्यू एडाप्टेशंस हुए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओके। सच वेरिएशंस इन स्मॉल पॉपुलेशन कैन change the frequency of some genes even if they are not important for the survival, okay. The accidental changes in the frequency of genes in a small population is referred to as genetic drift, okay. इसको genetic drift के रूप में रेफर किया जा सकता है। Thus genetic drift provide diversity variation without any survival advantage, okay. genetic drift से सर्वाइवल का कोई एडवांटेज उसका बिना किसी एडवांटेज के उसकी डाइवर्सिटी को प्रोवाइड करने का काम करेगा, ओके। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।